हवा में उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा मेरे पैरों के पास आ गिरा। मैं आधा भीतर और आधा बाहर था। यह कुछ कुछ वैसी ही स्थिति थी जिसमें पता नहीं चलता कि आप भीतर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। दरवाज़ा खुला था और जाड़ों की धूप सुबह को गर्म उजास से भरने की कोशिश में थी। रात भर चलती पछुआ हवाओं का शोर आसपास के दरख्तों पर बजता हुआ जंगलों के पार कहीं दूर जा चुका था। वातावरण अपेक्षाकृत शांत था। हवाओं के साथ बिजली घर में काम करने वाले लोग मन ही मन प्रार्थना करने लगते हैं कि हवाएं बस आंधियों में न बदलें। पिछले साल ऐसा ही हुआ था। तब बहुत सारे दरख्त जमीन पर गिर चुके थे और रास्ते इस तरह बंद हुए कि सामने से वे दिखाई भी देते, लेकिन उनसे होकर कहीं पहुंच नहीं सकते थे। बिजली बहाल होने में पूरे 3 दिन लग गए थे। ओह, यह एक तितली की कारस्तानी है। मुझे मनीष की बात फिर से याद आ गई। उसकी बात पिछले साल भी याद आई थी। ऐसे मौसम में उसकी याद हमेशा आने लगती है, लेकिन इस बार का याद आना हर मौसम के साथ दौड़ती भागती हवाओं के पीछे आंधियों की आशंकाओं की तरह का आना नहीं है। वह कल शाम ही गया है। बहुत बरसों बाद उससे मुलाकात हुई। पहली बार वह मुझे गोष्ठी में मिला था। वे मेरे अखबारी ज़िंदगी के बहुत शुरुआती दिन थे। मैं उन दिनों उस छोटे शहर से निकलने वाले इकलौते अखबार में काम कर रहा था। बल्कि यह कहना ठीक होगा कि मैं काम सीख रहा था। मुझे अखबार से कोई वेतन नहीं मिलता था। मैं शहर की सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियों की खबरें लिखकर ले जाता, उन्हें संपादक को दिखाता और वे मुझे समझाते कि इस खबर को किस तरह लिख कर लाना चाहिए था। एक तरह से वे मेरी अप्रेंटिसशिप के दिन थे। तभी पहली बार एक गोष्ठी में मेरी मुलाकात मनीष से हुई थी। उसकी बातें बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आईं। वे उससे खूब सवाल कर रहे थे, बल्कि कुछ ऐसे सवाल भी कर रहे थे जिनका संबंध उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं था। वह विचलित हुए बिना सबको शांति के साथ जवाब देने की कोशिश कर रहा था। वह शहर में उसकी पहली उपस्थिति थी। शहर के केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थान में नियुक्ति के बाद वह यहाँ आया था। उसने बौद्धिक हलकों के बीच अपने संपर्क बनाने शुरू किए थे। विज्ञान की बहुत सारी खोजों में इस बात से बहुत मदद मिलती है कि वे गणित के उन समीकरणों में सिमट सकती हैं जिनका स्वरूप रेखीय है, जबकि जीवन की अधिकतर स्थितियाँ रेखीय नहीं हैं। उस पहले व्याख्यान में उसने कहा था। इस बात पर बहुत दिनों तक चर्चा चलती रही। तभी मैंने उसका इंटरव्यू लेने का फैसला कर लिया था। औपचारिक माहौल से बाहर निकलकर हम लोग बात करें तो कैसा रहेगा? उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा था। मैं चाहता था, यही कि चाहता था। फिर हमने इसके लिए नदी के किनारे की वह शांत जगह चुनी जो शहर से दूर थी। वहाँ रात में तारे इतने साफ दिखते थे कि उन्हें छू लें। लेकिन आज तो कोई इस बात पर यकीन भी नहीं करेगा। इतने सालों के बाद उस साक्षात्कार की बहुत सारी बातें याद नहीं रहीं। वे बहुत सामान्य बातें थीं, उसके जीवन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, बचपन की कुछ तफसीलों को लेकर उसकी याददाश्त को मैंने कुरेदा था और जीवन को लेकर उसके विचारों के बारे में जानने की कोशिश की थी। उन दिनों वह बहुत धीमे धीमे बोलता था, जैसे उसके भीतर बहुत कुछ बह रहा हो और वह अपने भीतर डूबकर कुछ शब्द बाहर निकाल रहा हो। बाद के वर्षों में जब उससे बात करते हुए मुझे आदत सी हो गई कि मेरी समझ में आया वह सचमुच यही कर रहा होता था, शब्दों की तलाश। कुछ विचार तो ऐसे थे जो बात करते हुए ही उसके मस्तिष्क में आते और वह अपने भीतर उनको जज्ब करने की कोशिश करता, अपने भीतर डूबकर उनके लिए ठीक ठीक से शब्दों को खोजने की लड़ाई लड़ रहा होता। तभी उसने वह बात कही थी, जानते हो, मौसम का हर सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम जिस जगह रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वह हवाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है। हवाएं पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे तक हवाएं एक दूसरे से बहुत अलग तरह की बातें करती हैं, बहुत अलग तरह की भाषा में। मौसम के विशेषज्ञ इन्हीं बातों को तो खोजने की कोशिश करते हैं।
हो सकता है कि किसी जगह समंदर के ऊपर कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाए तो उसका नतीजा हजारों मील दूर किसी भयानक तूफान में दिखाई दे। तूफान में रहने वालों को पता भी नहीं होता कि यह किसी तितली के पंखों की मामूली थरथराहट से आया है। लोग इस बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं। इसके बाद भी हमारी मुलाकातें होती रहीं। वही शहर में बना रहा और मैं अखबारों की दुनिया में पूरी तरह से रम गया। शहर छोड़ने के बाद राजधानी चला गया। राजधानी के अखबारों में मैंने कई साल तक नौकरी की, लेकिन मनीष से मेरा संपर्क हमेशा बना रहा। तब अचानक वह घटना घटी। अभी जबकि मनीष यहाँ से निकल चुका है, वह घटना मुझे फिर से याद आती है। हुआ यह था कि मनीष के साथ बातें करते करते मुझे उसकी जीवन धारा के बारे में दिलचस्पी जागने लगी। मैं बहुत ज़्यादा तार्किक होकर सोचने लगा था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी तार्किकताओं का आधार बहुत व्यापक हो गया। मुझे लगने लगा कि जीवन का हर क्षण किसी खास उद्देश्य से प्रेरित है। मेरे लिए जीवन का अर्थ यह था कि मनुष्य जिन सार्थकताओं के लिए जी रहा है वे उसे हर वक्त सजग रखती हैं। हर कदम सोच समझकर एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में बढ़ना चाहिए। इस तरह सोचते हुए मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मैं जिसे अपना आदर्श माना था, उन रास्तों से मनीष अब दूसरी तरफ जा निकला है। इस बात की शुरुआत उसकी एक नई व्याख्यानमाला से हुई। इस व्याख्यानमाला का विषय था जीवन की अनिश्चितताएं और जीवन राग की आंतरिक लय। उसका यह विषय वो लोगों को बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ और उसकी शोहरत चारों ओर फैलने लगी। इसी दरमियान उसने एक दिन मुझे संदेश भेजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे लिए उसका संदेश एक आश्चर्य की तरह था, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे बीच मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा थम गया था और बातों में कुछ नया बचा हुआ भी नहीं था। मैं उसे अपना आदर्श मानता था और उसके लिए लगातार कोशिश करता कि अपनी ज़िंदगी का हर कदम नाप तोल कर रखूं। मुझे उड़ते उड़ते खबर लगी थी कि मनीष के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी और ऊपर कहीं पहाड़ों की तरफ रहने का फैसला कर चुका है। यही वह वक्त था जब किन्हीं और कारणों से मैं अखबार की नौकरी छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोचने लगा था। राजधानी में रहते हुए मुझे एक नीरस जिंदगी से अब ऊब होने लगी थी। मैं अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहता था और वह उद्देश्य मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह उद्देश्य कहाँ था? मैं इस सवाल पर बहुत गहराई से सोचने लगा। उसका संदेश मिलते ही मुझे लगा था कि जैसे मेरी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई है। उसके साथ बात करते हुए शायद मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी और आगे की ज़िंदगी थोड़ा सहज हो सकेगी। कई बार आप सोचते हैं कि ज़िंदगी का निर्णायक क्षण बस आने ही वाला है। आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि जाना किधर है। कोई मार्गदर्शक आपको मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाए। मनीष में मुझे वह मार्गदर्शक नज़र आ रहा था और उससे मुलाकात के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुदा रास्तों की तरफ चल निकली। उसके अकेलेपन का तब तक मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था। वह खुश दिखाई देता था, गीत गुनगुनाता था और रात में बेचैन होकर तारों से भरे आसमान को टकटकी लगाकर देखा करता था। मैंने उससे पूछा भी था, तुम इस तरह आसमान में तारों को टकटकी लगाकर क्यों देखते हो? वह मुस्कराया था, बहुत हल्के से। उसकी मुस्कुराहट में एक तरह का अवसाद भी था। इसे हर कोई देख नहीं सकता। होठों के नीचे एक हल्की सी रेखा जो बाहर तक निकलने को है, अचानक कहीं गुम हो जाती है। जैसे कोई बाहर निकल रहा हो और बाहर जाते जाते अचानक भीतर की तरफ लौट आए। जैसे मैं इस वक्त बाहर जाना चाहता हूँ और जाते जाते दरवाजे पर ठिठक गया हूँ और एक पुर्जा मेरे पास पड़ा हुआ है। झुककर पुर्जा उठाया। कागज का पुर्जा उठाते हुए मेरी नज़र उस दिशा में मुड़ गई जिधर से वह उड़ता हुआ मेरे पैरों के पास आ गिरा था। बाहर आंगन की तरफ एक कोना है जहाँ हम परसों रात देर तक बैठे रहे थे। मनीष को वह कोना बहुत पसंद था।
जब भी आता तो कहता था, देखो इस तरह के कोने हमें याद दिलाते हैं कि हम दुनिया के केंद्र में नहीं हैं, किसी कोने में हैं। यह बात जितनी दुनिया में हमारी स्थितियों के बारे में सच है, उतनी ही ब्रह्मांड में हमारी स्थिति के बारे में भी। सामान्य सी बातों में भी तुम दार्शनिक होने लगते हो, मैंने टोका। इस बात पर वह हल्के से मुस्कराया और आसमान की तरफ देखने लगा। बहुत देर तक हमारे बीच एक खामोशी पसरी रही। दरअसल वह मेरे निमंत्रण पर ही आया था। इस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों के रिश्तों के बीच एक तरह के ठंडेपन में बदल गया था। उसकी तार्किकता ने मुझे अपनी तरफ खींचा था, लेकिन धीरे धीरे वह तार्किक स्थितियों से दूर जाने लगा। जीवन की गतिविधियों को तार्किकता के साथ सिर्फ तर्क के सहारे नहीं समझा जा सकता। अब मैं याद करता हूँ तो ध्यान में आता है कि बहुत साल पहले उस पहले साक्षात्कार के दरमियान यह बात मैंने कही थी। वह मुस्कराया था और उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उस बिंदु पर साक्षात्कार खत्म हो गया था। लेकिन बाद में इस विषय पर उसके बहुत सारे लेख आए। कुछ वैज्ञानिक जर्नल्स में छपे टेक्निकल लेख थे और कुछ लोकप्रिय पत्रिकाओं में आमजन के लिए सहज भाषा में लिखे गए जनप्रिय संचार के अप्रतिम उदाहरण थे। मनीष जब अपनी लोकप्रियता के चरम में था, तभी उसने वो संस्थान छोड़ दिया था। तुमने फैसला क्यों लिया? मैंने तभी उसे फ़ोन किया था। वह एक लंबी बात थी जिसका कुल सारांश यही था कि वह अब सिर्फ अपने मन का काम करना चाहता है। पहले से तयशुदा मॉडल पर काम करना अब उसे रुचिकर नहीं लगता। इन सब से वह ऊब गया है। उसके बाद बहुत दिनों तक हमारे बीच कोई संवाद नहीं हुआ। मुझे लगने लगा था कि अब वह तर्क का साथ छोड़कर कुछ कुछ रहस्यात्मक होने लगा है। और तभी उसका एक लेख सामने आया। यह लेख जीवन की आंतरिक संगति पर आधारित था। यह वही बात थी जिसका मैं शुरू से समर्थक था। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इसमें उसने अपनी तार्किक पद्धति को पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह इस तरह से बातें करने लगा था जैसे वह किसी गहन शोध का प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहा, बल्कि अपनी अनुभूतियों को ही व्यक्त कर रहा है। इसी संबंध में मैंने उसे फ़ोन किया था। उसने बेमन से बातें की। मुझे लगा कि वह कुछ छुपा रहा है। बेहतर है तुम मेरे पास चले आओ, हम आमने सामने बैठकर बातें करेंगे, मैंने उससे कहा। उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब वह आया तो गर्मजोशी के साथ मिला। बस वह उस विषय के बारे में बात करने से बचता रहा जिसको लेकर हम यहाँ बैठे थे। मैं जैसे ही उसे उस विषय की तरफ ले जाता, वह टाल देता। आखिर रात को बाहर इस कोने में बैठ गया और एकटक आसमान की तरफ आंखें उठाए देखता रहा। मैं उससे कुछ कह नहीं सका। कल दिन भर वह बैठा रहा बिना कुछ बोले और शाम को अचानक चल दिया। उसका यह व्यवहार मेरी समझ से परे था और अब यह कागज़ मेरे पैरों के पास आ गिरा है। मैंने कागज़ उठाया। उस पर कुछ लिखा हुआ है। मैं गौर से देखता हूँ तो पाता हूँ कि यह तो मनीष की लिखावट है। उसने लिखा है, इन दिनों मुझे लगने लगा है कि तर्क जिंदगी की बुनियाद में नहीं है, बल्कि जीवन की आंतरिक संगति को समझते हुए ही हमने तर्क और तार्किकता की खोज की है। जीवन को जीने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान जरूरी नहीं है। जीवन को समझने के लिए भी बहुत बड़ा ज्ञान जरूरी नहीं है। अगर कर सकते हो तो उन लोगों के जीवन को गौर से देखो जो सभ्यताओं से परे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके जीवन की आंतरिक संगति को पहचानने की कोशिश करो। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तर्क का साथ छोड़ रहा हूँ। नहीं दोस्त, मैंने तर्क का साथ नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ इतना किया है कि तर्क के लिए जीवन की लय की आंतरिक संगति को खोजना शुरू कर दिया है।